Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, आज की इस वीडियो से हम लोग एक वीडियो सीरीज की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। जो वीडियो सीरीज उन किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और खास तौर पर जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो सीरीज एक मील का पत्थर होने वाला है। यानी कि उनके सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा उठाया जाने वाला कदम। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सबसे पहले दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद उनके मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा। आपको बस इतना काम करना है कि वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है, और उसमें जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूं उनको किसी भी एक जगह नोट करते रहना है, और जब आप एग्जाम देने जाएं उससे एक दिन पहले सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करके चले जाना। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि मैथ में 15 में से 15 आप गेन कर सकते हो। अगर आपने पहले मैथ नहीं भी किया है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को एकदम क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा, और उस कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, वो सभी मैं आपको कराऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूं दिल्ली पुलिस का 8 मार्च 2014 का क्वेश्चन पेपर। यहां पे मैं आपको केवल मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और बाकी के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो कोई चिंता की बात, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है, पहले पीडीएफ में आप पेपर को डाउनलोड कीजिए और फिर इसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं मैथ से स्टार्ट कर रहा हूं। मैथ के सारे क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट पेपर से मैं आपको रीजनिंग भी सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 61, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि ट्रेन चैप्टर से लिया गया है। इसने बोला है एक ट्रेन 2.5 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, फिर 1.5 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ट्रेन की औसत गति पूरी यात्रा के दौरान क्या रही है? ट्रेन की औसत चाल पूछी है। औसत चाल फ्रेंड्स दो टाइप से ज्ञात की जा सकती है। उसके लिए मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, पहले आप ध्यान से देखिएगा कि औसत चाल जो होती है उसके दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हो सकते हैं? पहला कॉन्सेप्ट हो सकता है जब तय की गई दूरी समान हो। तय की गई दूरी समान होगा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? यानी कि कोई एक कैंडिडेट था, ये ए नाम का पॉइंट है और ये बी नाम का पॉइंट है, यहां से यहां तक जाता है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहां से यहां तक आता है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आप औसत चाल कैसे निकाल सकते हो? आप औसत चाल के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला काम कब करता है? जब तय की गई दूरी समान हो, यानी कि जितना इधर जाए उतना ही वापस आए, तो वहां पे आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। लेकिन अगर तय की गई दूरी समान ना हो, दूसरा केस क्या बन सकता है? जब तय की गई दूरी समान ना हो, तो आप क्या करोगे? दूरी समान है तो सिंपल सा फॉर्मूला आपने लगा दिया। जब तय की गई दूरी समान ना हो, यानी कि अलग अलग दूरियां अलग अलग समय में तय की गई हैं, तो औसत चाल का एक और फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। इस फॉर्मूले को लगा दीजिए औसत चाल के लिए। औसत चाल से रिलेटेड केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो समान दूरी चलेगा या अलग अलग दूरी चलेगा।
यहां पे कौन सी चली है, अलग अलग दूरी चली है या समान दूरी चली है, हम लोग इसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है आपको, किस टाइप से औसत चाल ज्ञात की जा सकती है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इसने बोला है कि 2.5 घंटे चला है, यानी कि एक टाइम 1 दे रखा है जो कि है 2.5 आर, और कितने स्पीड से चला है इसने दे रखा है, स्पीड 1 भी दे रखी है इसके साथ। स्पीड 1 कितना है, स्पीड 1 दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम 2 दे रखा है 1.5 घंटे चल रही है, और स्पीड 2 कितनी रही है, ये रही है 70 किलोमीटर पर आवर। जनरली लोग क्या गलती करते हैं कि दो चाल मिली 2xy/x+y लगा दिया और हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें यहां पे ये पता नहीं है उसने दूरी समान तय की है या अलग अलग तय की है। पहले हम फॉर्मूला लगाने से पहले ये चेक करेंगे कि दूरी कैसी है, समान है या अलग अलग है। यहां पे दूरी निकालते हैं। दूरी का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा के समय। और समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हम लोग इसको देखते हैं। दूरी निकाली हमने, दूरी निकल के आएगी d1। d1 कैसे निकल के आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125 आ जाएगा 0.0, और यूनिट आती है किलोमीटर। दूसरी कंडीशन लगाई हमने, d2 निकाला, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 15 सत्ते 105.0 किलोमीटर। अब आपको देखिए एक दूरी तो आ रही है 125 और एक दूरी आ रही है 105, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, फॉर्मूला सेकंड, जो कि मैंने यहां पे लिखा था, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। अब हम लोग औसत चाल निकालते हैं, देखिए जरा, औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल तय की गई दूरी यानी कि d1 प्लस के d2, 125 प्लस के 105 डिवाइड बाई कुल लगा समय। पहला समय कितना है 2.5, दूसरा समय कितना है 1.5। अब हम इसको सॉल्व करने लगे, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 5 कितना हो गया 10, 2 और 1 कितना हो गया 3, 1 और 1 कितना हो गया 2, डिवाइड बाई कितना हो गया 4, 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, 3 बचा, और 4 सत्ते 28.4 पंजे 20। ये आई आपकी चाल, और चाल की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, वही आंसर आपका करेक्ट है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। यदि एक अम्ल और जल अनुपात 1:2 करना है तो उसमें बढ़ाए जाने वाले जल की मात्रा लीटर में बताइए। यानी कि 60 लीटर टोटल सॉल्यूशन है आपके पास कोई, उसमें एसिड और वाटर दे रखा है पहले 2 और 1। आपको इसको 1 और 2 में कन्वर्ट करना है, तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ये आपको बताना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 62। करने का तरीका क्या है, इसने टोटल जो मिक्सचर है वो दे रखा है 60, और क्या लीटर यूनिट दे रखी है, यूनिट है लीटर में। फिर क्या करेंगे आप लोग, इसने एक और क्वांटिटी दे रखी है ए, एसिड और वाटर का, ए और डब्ल्यू कितना दे रखा है 2:1 का दे रखा है। अगर वो कंडीशन इसको ना देता, केवल इसको देता, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। अगर उसने इसको मेंशन करके दिया है तो इसको अब यूज जरूर करना है हमको। यूज कैसे करेंगे आप लोग, इस 60 लीटर को एसिड और वाटर में बंटवारा कर लीजिए 2:1 में। और बंटवारा करने का तरीका क्या होता है, उसकी यूनिट को अपने यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। ये उसका टोटल यूनिट है, हमारा टोटल यूनिट कितना होगा 2 और 1 3, हमने 3 से इसे डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा 20 टाइम। 20 की ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 20 की ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 22 जा कितना हो गया 40 लीटर तो आपके पास आया है क्या, एसिड, और 20 लीटर आया है आपके पास वाटर। अब आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है, या तो वो एसिड मिलाने की बात करे
या वाटर मिलाने की बात करें, एक ही पैटर्न है सॉल्व करने का, या दोनों मिलाने की बात करें तो भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। करना क्या है, या तो एसिड अपॉन वाटर की कंडीशन लीजिए या वाटर अपॉन एसिड की कंडीशन लीजिए, जो आपको पसंद है आप उसको ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एसिड अपॉन वाटर की कंडीशन लेके सॉल्व कर रहा हूं। एसिड ऊपर है तो ऊपर लिया 40, वाटर नीचे है तो नीचे लिया 20। अब मिलाने की बात कर रहा है, मिलाई हुई मात्रा उसने पूछी है, अगर एसिड मिलवा रहा है तो यहाँ पे x प्लस कर दीजिए, वाटर मिलवा रहा है तो यहाँ पे x प्लस कर दीजिए। वाटर मिलाने की बात की है उसने, यहाँ पे x हमने प्लस कर दिया। अब इक्वल टू में उस रेशो को लेना है जो उसने बोला है, उसने बोला है कि 1:2 हो जाए, तो 1:2 को 1/2 लिख सकते हैं। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करना है और सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे हम लोग, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, इक्वल टू 20 की मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे 20 प्लस के कितना हो जाएगा x, 20 को इधर ले आइए, यहां पे कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू x, यानी कि जो मिलाई गई मात्रा है वो आई है 60 और यूनिट क्या होती है लीटर। x इक्वल टू कितना हो गया 60 लीटर। अगर आप इसके अंदर वाटर मिला दोगे तो रेशो पलट जाएगा। यानी कि एक बात आपको और पता लगी कि जो टोटल क्वांटिटी है उसके बराबर ही क्वांटिटी दूसरे सॉल्यूशन की मिला दी जाएगी तो रेशो पलट जाता है। क्या समझे, जो टोटल क्वांटिटी है उसके बराबर अमाउंट का अगर कम वाला लिक्विड मिला दिया जाएगा तो रेशो पलट जाएगा। आशा करता हूं आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले वर्ष कितनी थी, ये हमको बताना है। यानी ये क्वेश्चन एवरेज से लिया गया है और एवरेज के सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। कैसे करना है 63 को मैं आपको बताता हूं। 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है। जो एक तो दे रखा है इसने 5 सदस्य, औसत दे रखा है 33 वर्ष। यानी कि जो जितने भी सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग संख्या। संख्या कितनी है 5 है और जो औसत दिया है वो औसत ही होता है। औसत कितना हो गया 33 हो गया। अब हमको क्या करना है, आगे के लिए हम सॉल्व करते हैं तो इस औसत को योग में बना के चलते हैं हम लोग। औसत को कन्वर्ट करके चलते हैं योग में, यानी कि औसत के किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन औसत पे नहीं करते, सारी की सारी कैलकुलेशन योग पे करते हैं। योग पे कैलकुलेशन कैसे होती है आप समझिए। एक फॉर्मूला होता है औसत का, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अगर इससे मुझे योग निकालना हो तो संख्या इधर आ जाता है, यानी कि दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, योग बराबर औसत गुणा के संख्या। अब हमको योग बनाना है, औसत भी दे रखा है संख्या भी दे रखी है, दोनों की मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 165 आ चुका है योग। कितने कैंडिडेटों के 5 की आयु का। अब उसने क्या कहा है, छोटे सदस्य की जन्म के पहले की आयु हमको बतानी है और छोटा सदस्य आज कितने साल का है 9 साल का है। अगर आज से 9 साल पहले मैं जाऊं तो एक कैंडिडेट की आयु में 9 साल की कमी हो जाएगी। दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर आज से 9 वर्ष पहले जाना है तो एक कैंडिडेट की आयु में 9 साल की कमी होगी और कैंडिडेट कितने हैं यहाँ पे 5, तो टोटल कमी कितनी होगी, योग में कमी होगी कितने की 9 पंजे 45 की कमी होगी। तो यहां पे हमने 45 की कमी कर दी है। 5 और 5 में से 5 गया 0, यहां पे बचा 2 और ये 1 बचा, यानी कि योग कितना बचा 120 बचा। लेकिन कैंडिडेट कितने रह चुके हैं, अब यहाँ पे कैंडिडेट रह गए केवल 4। 4 कैंडिडेट का योग दे रखा है हमें 120, औसत पूछा है। औसत का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। योग कितना है 120, संख्या कितनी है 4, 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 30 साल उनका औसत आ जाएगा। यहां पे ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है लेकिन आंसर सॉल्यूशन में भी यही आएगा और किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर 30 इयर्स ही आएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64।
एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी ए समूह में आते हैं, शेष के 75% विद्यार्थी बी समूह में प्राप्त करते हैं तथा शेष बचे 12 विद्यार्थी सी समूह प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? जैसा उसने बोला है एज इट इज सॉल्व करते चले जाइए। उसने लास्ट में एक वैल्यू दे रखी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, परसेंटेज नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 12 दिया है, अपना परसेंटेज उस वैल्यू के बराबर रखना है जिस चीज की वो वैल्यू है। कैसे करना है देखिए जरा। अगर 64 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले ए ग्रुप में आए हैं। ए ग्रुप में कितने आए हैं? 40% विद्यार्थी, 40% इसमें आ गए, लेकिन टोटल परसेंट होता कितना है? टोटल परसेंट होता है 100 में से ए ग्रुप के लिए आ गए 40%। अब बी ग्रुप में क्या आया? बी ग्रुप में आया है शेष के, जब 100 में से 40 निकल चुके हैं तो बी ग्रुप के लिए कितने बचे? 60% के भी 75% आए हैं, तो इसके 75% और निकाल लें। कैसे निकालते हैं? 75/100 की गुणा कर देते हैं। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काट दिया इसको, 4 से सॉरी, कितने बार? 15 बार। 15 दिया कितना आया? 45। 100 में से 40 स्टूडेंट तो इधर आए और 45 इधर आए, बचे हुए कितने आए? यानी कि ये 45% भी आ चुके हैं। तीसरी कंडीशन है सी की। अब 40 इधर आए और 45 इधर आए, दोनों में कितने आ चुके हैं? 40 और 45, 85% स्टूडेंट यहां तक कवर हो चुके हैं। अब बचे कितने? जब 100 में से 85 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 15%। हमारे अकॉर्डिंग सी के स्टूडेंट कितने आए हैं? 15%। उसके अकॉर्डिंग कितने हैं? 12 स्टूडेंट। 15% को 12 के बराबर रख दीजिए। कैसे रखते हैं? यहां पे लिखा 15% बराबर है 12 के। फिर आप निकालते हैं 1%। 1% का मतलब कितना होता है? बाद वाली संख्या को पहले वाली संख्या से भाग दे दीजिए, यानी कि 12 को 15 से भाग दे दिया। अब हमें करना क्या है? अगर ए के पूछता है तो 40% निकालेंगे, बी के पूछता है तो 45% निकालेंगे, और कुल पूछता है तो 100% निकालेंगे। उसने पूछा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो आप निकालेंगे 100%। 100% कैसे निकालते हैं? जो 1% की वैल्यू होती है 12/15, इसमें 100 की गुणा कर दी जाती है। 100 की गुणा यहां पे कर दीजिए। 3 से कट चुका है 4 बार और 3 से कट चुका है 5 बार। 5 से कट गया, 5 दूनी 10 और 20 बार, 20 चौक कितना आ गया? 80 स्टूडेंट टोटल हैं यहाँ। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड है, चाहे किसी स्टूडेंट के फेल और पास से रिलेटेड है, चाहे किसी कैंडिडेट की सैलरी, इनकम और सेविंग से रिलेटेड है, तो हमको क्या करना है? इसी टाइप से करना है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को अपने परसेंटेज के इक्वल रखना है और सॉल्व कर देना है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात 2:3:4 हो जाता है। ये संख्याएं क्या हैं बताइए। देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरह ही है ये भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 65 को कैसे करना है? पहले उसने दिया है तीन संख्याओं का अनुपात, कितना दे रखा है? तीन संख्याएं, अगर मैं एक को ए मानूं, एक को बी मानूं और एक को सी मानूं, तो 1:2:3 के अनुपात में दे रखा है। फिर बोला है कि हर एक संख्या में अगर आप 5 जोड़ देते हो तो अनुपात क्या हो जाता है? 2:3:4 हो जाता है। 2:3:4 हो जाता है। पहले वाले क्वेश्चन जो 62 था, वहां पे जोड़ने वाली मात्रा पूछी गई थी और यहां पे जोड़ने वाली मात्रा दी गई है। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें जोड़ने वाली संख्या दे रखी हो तो अनुपात को यहां से अलग कर लेते हैं। और अलग कैसे करते हैं? किसी भी एक वेरिएबल की इसके साथ मल्टीप्लाई करके। यहां पे 3 संख्या दे रखी है और यहां पे भी 3 संख्या दे रखी है, यानी कि अगर इनको भी नाम देना चाहो तो पहचान के लिए ए, बी और सी हो जाएंगी। आपको करना क्या है? टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इन तीन में से कोई भी दो उठा लीजिए जो आपको पसंद है। जी हाँ, इन तीनों में से कोई भी दो जो आपको पसंद है उनको उठा लीजिए और उन्हीं को यहां से उठा लीजिए। कैसे? अगर मुझे पसंद है ए और बी तो मैं यहां पे a/b की फॉर्म लूंगा। अगर किसी को पसंद है बी और सी तो वो बी और सी की फॉर्म लेना, यानी कि b/c।
अगर किसी को सी और ए पसंद है तो वो सी और ए की फॉर्म लेना, किसी भी फॉर्म को लीजिए, आंसर आ जाएगा सभी का। कैसे? ए अपॉन बी की फॉर्म लिया तो 1/2 तो है ही है, रेशो से अलग करेंगे तो एक्स इसके साथ आ जाएगा और एक्स इसके साथ आ जाएगा। अब आप उसने क्या बोला है, दोनों संख्याओं में 5 जोड़ा जाए, यानी कि इसमें भी 5 जोड़िए और इसमें भी 5 जोड़िए, और बराबर अनुपात कितना कर लीजिए, ए और बी लिया है तो ए और बी को ही यहां से उठाएंगे, 2/3। अब क्या करोगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहां, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहां, 3 की जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 3x, प्लस 3 की 5 में करते हैं तो हो जाता है 15, बराबर 2 की 2 में करते हैं तो आ जाता है 4x, 2 की 5 में करते हैं आ जाता है 10। अब हम सॉल्व करेंगे, x को उधर ले जाएंगे, 10 को इधर ले आएंगे, 15 में से 10 जाएगा, 5 इधर बचेगा, 3x माइनस का होगा यानी कि x यहाँ पे बचेगा, x बराबर कितना आया 5। x की मल्टीप्लाई इन तीनों में कर देना है, आपको संख्या पता लग जाएंगी। इसमें करोगे गुणा के 5 यानी कि पहली संख्या आई 5, इसमें करोगे गुणा के 5 यानी कि दूसरी संख्या आई 10, इसमें करोगे गुणा के 5 यानी तीसरी संख्या आई 15। आपको 3 संख्याएं मिलेंगी जो कि दे रखी होंगी 5, 10 और 15, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी कार्य को ए 18 दिन में करता है और उसी कार्य को बी 15 दिन में कर सकता है। यदि बी 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तो शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले, कार्य कोई छोड़ के जा रहा हो कैंडिडेट, लेकिन शुरू होने के बाद, काम स्टार्ट होने के बाद कोई भी एक कैंडिडेट छोड़ के जाता है, कार्य को कैसे किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को, ए किसी काम को कर रहा है 18 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, और बी छोड़ के जाता है, इसीलिए मैंने पहचान के लिए यहां पे स्टार लगा लिया कि बी छोड़ के जाएगा। छोड़ के जाने की कंडीशन देखते हैं, उसने बोला है कि बी जब छोड़ के चला जाएगा उसके बाद शेष काम को ए कितने में करेगा, यानी कि शेष कार्य का समय पूछा है हमसे। शेष कार्य का समय कैसे निकालते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 90। ये 90 जो होता है ये कुल कार्य को काउंट करता है, दोनों का जो एलसीएम होता है वो कुल कार्य माना जाता है। अब निकालिए ए का 1 दिन का कार्य, 18 से 90 को भाग दीजिए, 18 पंजे 90, प्लस लगाया क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ये 5 जो आया है ए का 1 दिन का कार्य आया है, ऐसे ही बी का 1 दिन का कार्य निकालिए, 15 छिक्के 90 यानी कि 6 आया। दोबारा से बता रहा हूं, 90 यानी कि जो एलसीएम आया है वो कुल कार्य काउंट किया जाता है। ए का 1 दिन का काम ए से भाग देने के बाद आएगा, बी का 1 दिन का काम बी से भाग देने के बाद आएगा। उसने लैंग्वेज में क्या बोला है अब ध्यान दीजिए, बी 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, अगर वो दोनों पे काम करवाता तो दोनों 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 11, लेकिन उसने बी पे काम करवाया है 10 दिन, बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है, 10 दिन में कितना करेगा 10 गुणा 6 यानी कि 60 काम कर देगा, 60 काम को निपटा देगा। जब काम निपटा दिया जाता है तो यहां पे कर दिया जाता है माइनस, यानी 90 काम में से 60 काम निपट चुका है। अब 90 काम में से 60 काम निपट चुका है, क्योंकि बी 1 दिन में 6 काम कर रहा है, 10 दिन में 60 काम करेगा और उसके बाद छोड़ के चला जाएगा। जब छोड़ के चला जाता है उसे नीचे से हटा दिया जाता है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, 90 में से 60 गया तो 30, बचा कितना है यहाँ पे 5, 5 से भाग दिया 6 बार, यानी कि 6 दिन में निपट जाएगा शेष कार्य। लेकिन कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन में शेष कार्य ना पूछ के कुल कार्य का समय पूछता है, यानी कि जब बी छोड़ के गया है उसके बाद का समय और बी ने जब तक काम किया है जब तक का समय, यानी कि कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा है। अगर वो पूछे कुल कार्य का समय, तो क्या करेंगे, जितने दिन स्टार्टिंग में काम किया था 10 दिन तो स्टार्टिंग में काम किया था, 10 दिन तो उसे उठाइए, और 6 दिन अकेले बी ने किया है यानी कि ए ने, तो 6 दिन उसको उठाइए, 10 और 6 कितना हो गया 16 दिन हो जाएगा टोटल कार्य का समय। दोनों को ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये श्योर जरूर कर लें कि उसने शेष कार्य का समय पूछा है या कुल कार्य का समय पूछा है।
शेष कार्य का समय यहां से निकल जाएगा। अगर कुल कार्य का समय पूछा है तो आपको पहले वाला काम और बाद वाला काम सबको जोड़ देना है, तब आपका आंसर आएगा। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचकर 15% नुकसान उठाता है। यदि वह 20% का लाभ लेना चाहे तो कितने रुपए में उस सामान को बेचेगा। ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिले, पहले बेचने की बात कर रहा है, उसके बाद 2% दे रखे हैं और फिर दोबारा बेचने की बात कर रहा है, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन एसपी में दिया है और 2% देने के बाद एसपी ही पूछे तो कैसे करोगे। यानी कि एसपी हमें निकालना होता है, जो कि दूसरा है। दूसरा वाला एसपी कैसे निकालते हैं, पहले वाले एसपी को ऊपर लिखिए, कितना है 170, 170। अब कैसे सॉल्व करना है, पहला वाला परसेंटेज हमेशा नीचे लिखना है हर के रूप में, दूसरा वाला परसेंटेज अंश के रूप में लिखना है। लेकिन लिखना कैसे है, अगर हानि हो रही है या कमी हो रही है तो 100 में से घटा दीजिए, अगर लाभ हो रहा है या वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ दीजिए। पहले परसेंट को देखिए जो क्वेश्चन में लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दिया गया है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचकर 15% का नुकसान, नुकसान का मतलब हानि, तो मतलब क्या करेंगे, 100 में से 15 को घटा दीजिए। 100 में से 15 गया तो कितना आया 85। मैंने बताया था पहला परसेंटेज आप नीचे लेंगे भाग के फॉर्म में और दूसरा परसेंटेज ऊपर लेंगे गुणा के फॉर्म में। फिर क्या बोला है, यदि वह 20% का लाभ लेना चाहे, 20% का लाभ मतलब क्या होता है, 100 में 20 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 120। अब इसे सॉल्व करें, 17 से 10 बार, 17 से 5 बार, 5 से 2 बार, 120 दूनी कितना हो जाएगा 240 रुपए, और यही उसका विक्रय मूल्य है, यानी कि SP2। एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसी के बेस पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं इसको और बेहतर बना सकूं। अगर आपको लगता है कि इसकी कराने की स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो को इस पर्पज से बना रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जॉब के अभाव में तैयारी नहीं की है, यानी कि जॉब के साथ या किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट के साथ उनको पढ़ाई का टाइम नहीं मिला है। उनके पर्पज से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि वो अच्छे से समझ सकें किसी भी पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि केवल लंबाई बढ़ाकर उसका क्षेत्रफल 6/5 गुना कर दिया जाए तो आयत का परिमाप क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे लंबाई, क्षेत्रफल, परिमाप के बारे में बोला है। अगर आप मेंसुरेशन पहले से जानते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं, अगर आपको मेंसुरेशन के बारे में नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं बताऊंगा एक एक पॉइंट को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 68 जब आपको दिया है तो इसने एक आयत के बारे में बोला है, और आयत ऐसा होता है, इस टाइप का कोई आयत होता है। ये लंबाई होती है, बड़ी वाली भुजा लंबाई होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, छोटी वाली भुजा चौड़ाई होती है यानी कि बीट, और एक एंगल 90 का होता है। ये आयत होता है। इसने लंबाई बोला है, क्या बोला है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल बोला है, अगर इसको ए मानूं तो A1 दे रखा है हमें 200 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बोला है कि केवल लंबाई बढ़ाकर उसका क्षेत्रफल 6/5 कर दिया जाता है, यानी कि इसको यूज करके एक नया रेक्टेंगल तैयार कर दिया जाता है जिसका क्षेत्रफल, चौड़ाई इतनी ही रही है लेकिन लंबाई को बढ़ा दिया है, लंबाई को बढ़ा दिया है। ये L2 हो जाएगा, L1, क्योंकि अगर इसको पूरे को 1 मानते हो तो ये पूरा 2 हो गया। यहाँ पे भी L1, B1, B1 और ये A1 है, L2, और इधर हो जाएगा B2। पहले वाले क्षेत्रफल का कितना कर दिया है 6/5 कर दिया है, तो पहले वाला क्षेत्रफल कितना है 200, तो A2 कितना कर दिया है 200 में 6/5 की गुणा कर दी है, 5 से कितने बार कट गया 5 चौक 20, 0, 40 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 4 6 24 यानी कि 240
सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। क्षेत्रफल के बारे में तो ये बोला है। यहाँ पे चौड़ाई आपके पास नहीं है, यहाँ पे लंबाई अभी आपके पास नहीं है, और चौड़ाई भी आपके पास नहीं है। यहाँ पे दो फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं। एक होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं हम लोग एरिया, ये होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई। और एक होता है परिमाप, इसको बोलते हैं पैरामीटर। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहां पे इस फॉर्मूले को लगाइए और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? अगर यहाँ पे लंबाई दे रखी है और गुणा के चौड़ाई, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। लंबाई कितनी है 20, गुणा के चौड़ाई कितनी है b1, बराबर के क्षेत्रफल यानी कि 200। 20 से कट गया 10 बार, यानी कि b1 की वैल्यू कितनी आई 10। अब क्वेश्चन में बोला है कि चौड़ाई को कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, तो b2 भी कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये 10 सेंटीमीटर है। L2 हमको बतानी है, क्षेत्रफल हमको दे रखा है। कैसे करेंगे? यहाँ पे L2 गुणा के चौड़ाई कितनी है 10, बराबर क्षेत्रफल कितना है 240। 10 से गया 24 बार, यानी कि L2 कितना आ गया है 24 सेंटीमीटर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन लोगों को टफ लगता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आयत कैसा होता है। आयत इस टाइप का होता है, लंबाई और चौड़ाई यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और एक एंगल होता है 90 का। बड़ी वाली भुजा को लंबाई बोलते हैं, छोटी वाली भुजा को चौड़ाई बोलते हैं। क्षेत्रफल इसका एरिया जो इसने कवर कर रखा है वो होता है। दो फॉर्मूले काउंट किए जाते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि सारी की सारी भुजाओं का योग। इसकी सारी भुजाओं का योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब लंबाई तो यहाँ पे निकल चुकी है, उसने पूछा क्या है? परिमाप। परिमाप यानी सेकंड वाले स्क्वायर का p2 कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है 24, बी कितना है 10। सॉल्व करें, 24 और 10 34, 34 दूनी कितना होता है 68 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिमाप। लंबाई पूछता तो आंसर ये होता, परिमाप पूछा है तो आंसर ये है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 69। अंडर रूट के अंदर 400 प्लस अंडर रूट के अंदर 0.04 माइनस के अंडर रूट के अंदर 0.5 टाइम 0 एंड 4, ये दे रखा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हैं। बस ट्राई कीजिए और आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना आया है। मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 69 को कैसे करना है? पहले सारी संख्या को लिखिए। अंडर रूट के अंदर 400 प्लस अंडर रूट के अंदर 0.04 और फिर माइनस। आपको क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना है। जनरली लोग क्या करते हैं, इसको प्लस प्लस पढ़ते चले जाते हैं फ्लो में। इजी क्वेश्चन को हमेशा लोग गलत पढ़ते हैं, और आप मेरी ये बात याद रखिएगा कि जब भी कभी क्वेश्चन इजी मिले उसको ध्यान से जरूर पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर इजी क्वेश्चन रखता ही इसीलिए है कि आप फ्लो में गलत पढ़ें और गलत आंसर बताएं। तो सॉल्व करते हैं हम। फिर है 0.5 टाइम 0, 1 2 3 4 5 एंड 4, ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आया है 20, प्लस ये कितना आया है, इसका अंडर रूट निकलता है 2, लेकिन पॉइंट 2 डिजिट पे है तो 1 डिजिट पे रह जाता है, यानी कि ये हो गया 0। और माइनस का कितना होगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 2 तो आएगा ही आएगा। पॉइंट कितने पे रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, और 6 का आधा कितना होता है 3। 3 डिजिट पे पॉइंट रख दीजिए, 1 2 3, और ये रख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इसको माइनस करना है। इन दोनों को प्लस किया कितना आया 20.2। अब इसमें से माइनस करना है 0.002 को। कैसे सॉल्व करना है, 20.2 में से लेस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 002। यहाँ पे 0 अपनी ओर से फिल कर सकते हैं। 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1.0 और फिर 2, 20.198 आपका आंसर है। पॉइंट के बाद की संख्या हमेशा फ्रेंड्स एक एक स्टेप करके पढ़ी जाती है। लोग क्या करते हैं 20.198 बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला जाता। बोला जाता है 20.198। हमेशा पॉइंट के बाद की संख्या एक एक करके बोली जाती है। आप लोग इन छोटी छोटी बातों को याद रखना, जिनको मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है
तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 60 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, 30 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि ट्रेन खुद लंबी है 200 मीटर। आप समझिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन भी होते हैं ट्रेन के, बहुत कम लोगों को समझ आती है ट्रेन आसानी से, और बहुत आसान भी होती है। एक ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है, ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको रास्ते में मिला एक प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई मुझे तो पता नहीं है कितनी है, उसने बोला भी नहीं है, यानी कि उसने पूछा है। ट्रेन की लंबाई दे रखी है, यानी कि इसे डिस्टेंस और मैं ट्रेन के नाम से बोल रहा हूं, जो कि है 200 मीटर की। 200 मीटर की ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया है, जो प्लेटफॉर्म पता नहीं कितना लंबा है, हमें बताना है। और इस ट्रेन ने इसे 30 सेकंड में पार कर दिया है, यानी कि जो टाइम लिया है वो लिया है 30 सेकंड का। आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन जो दूरी तय करती है वो दूरी ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों के योग की होती है। दोबारा से रिपीट करता हूं, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या सुरंग को या पुल को पार करती है तो दूरी जो होती है ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का योग होता है। अगर मैं इस स्पीड को और इस टाइम को लेके दूरी निकालता हूं तो दूरी ऑटोमेटिक इस ट्रेन की और इस प्लेटफॉर्म का योग आएगा। और दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू का टाइम। लेकिन जब आप किसी फॉर्मूले में रखेंगे तो यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। यहां पे किलोमीटर के साथ घंटा है और यहां पे मीटर के साथ सेकंड है, तो आप चाल को कन्वर्ट कीजिए। चाल अगर आपको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे में है दे रखी है, और आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 5/18 से गुणा कर दोगे। दोबारा से बता रहा हूं, जब किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दे रखी है और मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सेकंड दे रखा है तो सेकंड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 5/18 से गुणा करोगे। कितना आ गया, 60 गुणा के 5/18 आ गया आपके पास स्पीड, और यूनिट क्या रही है अब, मीटर प्रति सेकंड। चाल तो आपकी ये रही, समय आपका ये रहा, आप दूरी निकाल लीजिए। दूरी जो निकल के आएगी वो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का योग आएगी। मैंने बताया था जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी आती है ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का योग। तो कैसे निकालेंगे, पहले चाल को लेंगे, चाल कितनी है, 60 गुणा के 5/18 और गुणा के समय कितना है 30। सॉल्व कर दीजिए, 6×5 30, 6×3 18, 3 से कट गया 20 बार, 20×5 100×5 500, यानी कि 500 मीटर की डिस्टेंस आई, जिसमें कौन कौन शामिल है, ट्रेन भी शामिल है और प्लेटफॉर्म भी शामिल है। आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई माइनस कर दें। डिस्टेंस निकालनी है प्लेटफॉर्म की, तो आप क्या करोगे, 500 जो कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म का है, इसमें से ट्रेन की लंबाई लेस कर दो जो कि 200 है, कितना है 300 मीटर का प्लेटफॉर्म आपका आ चुका है, और यही आपका आंसर है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, दो वर्गों की भुजाओं का योग अलग अलग 68 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, यानी कि भुजाओं का योग को बोलते हैं परिमाप। परिमाप पहले वर्ग का दे रखा है 68 और दूसरे का दे रखा है 60। तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, परिमाप बताइए। दो अलग अलग वर्ग दे रखे हैं, तीसरा जो वर्ग बनाना है इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर से बनाना है, और उसका भी परिमाप हमको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 71 क्वेश्चन है, दो वर्ग, पहले एक वर्ग बनाया मैंने इस टाइप से, ये वर्ग होता है। वर्ग की पहचान क्या होती है, सारी भुजा बराबर होती हैं, सारी भुजा बराबर होती हैं और एक एंगल 90 का होता है, ये वर्ग होता है। दूसरा एक वर्ग बनाया है, इसके जैसा ही वर्ग है वो, इससे थोड़ा सा छोटा है, ये वर्ग बन चुका है। इसका परिमाप दे रखा है, अगर इसको आप 1 मानते हो, इसको आप 2 मानते हो, तो इसका जो परिमाप है यानी कि P1 दे रखा है 68, और इसका परिमाप यानी कि P2 दे रखा है 60। आपको एक तीसरा वर्ग तैयार करना है जो इन दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर होगा, यानी कि यहां पे हमको बनाना है एक और वर्ग।
ये वर्ग हमने तैयार कर लिया। आपको यहाँ पे परिमाप से रिलेटेड, क्षेत्रफल से रिलेटेड और वर्ग के मैं फॉर्मूले बताता हूँ। एक होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला जिसे बोलते हैं भुजा का वर्ग, ये तो होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर। एक होता है पैरामीटर का फॉर्मूला, क्या होता है 4 इंटू का साइड, यानी कि 4 गुणा के भुजा। दो फॉर्मूले यहाँ पे आपको काम आने वाले हैं। क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, परिमाप होता है 4 गुणा के भुजा। तो अगर इसमें 4 से भाग दे दूंगा तो भुजा पता लग जाएगी, यानी कि भुजा निकाला 68/4 यानी कि 17 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में चल रहा है। तो यहां से एस की मान कितना आया 17, यहां से भी निकालिए एस का मान, यानी कि S2 निकालेंगे, 60 को आप भाग देंगे 4 से, कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लीजिए, यानी कि A1 कितना है 17 का स्क्वायर। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर। तो आप निकालोगे 17 का स्क्वायर, कितना होता है 289। इसका क्षेत्रफल निकालिए जिसको हम लोग A2 बोल रहे हैं। भुजा का वर्ग यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 225 हो गया। अब जो नया क्षेत्रफल है जिसको हम 3 माने, तो ये जो A3 आएगा ये क्या आएगा, इन दोनों के अंतर के बराबर, यानी कि 289 में से लेस करना है 225 को। तो कितना मिलेगा यहाँ पे, ये मिलने वाला है आपको दोनों का डिफरेंस, यानी कि 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे बचा 6, 64 सेंटीमीटर बचा। ए आया आपके पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वर्ग की आती है, क्षेत्रफल की वर्ग में आती है। 64 आपका क्षेत्रफल आया। आपको पहले भुजा निकालनी है। भुजा कैसे निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा यानी कि S3 बराबर, ये इसका वर्ग बराबर है 64। अगर यहां से वर्ग को हटाते हो तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा और इसका भी अंडर रूट करना पड़ेगा, यानी कि भुजा का मान कितना आया, भुजा का मान आया 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर जब भुजा है तो पैरामीटर कितना आएगा 8 गुणा के 4, 8 गुणा के 4 यानी कि 32 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी, मेरी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए केवल आपको आंसर टैली लेना है। आंसर टैली कैसे लेते हैं, 72 क्वेश्चन है, ऑप्शन ए को आपने पिक किया है जो कि कितना दे रखा है 26। अगर 26 को उठाते हो तो आज कितनी है उसकी 26 साल। इसने कहा है पिछले वर्ष, पिछले वर्ष कितनी होगी 25 साल, 25 साल होगी। ये बोला है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, आधी कंडीशन तो सही हुई। अगले वर्ष क्या है 27 होगी। अगले वर्ष एक पूर्ण धन संख्या होनी चाहिए, यानी कि घनमूल निकल सकता है इसका। ये कंडीशन भी ठीक, ये कंडीशन भी ठीक, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। जैसा उसने बोला है आंसर टैली कर लीजिए, किसी भी एक ऑप्शन को उठाइए और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दीजिए, वही आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। 70 पैसे और 2 रुपए का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अनुपात बनाने वाला। 73 को कैसे करोगे, एक जगह लिखा आपने 70 पैसे और एक जगह रुपए लिखा आपने, ये तो है पैसे, और एक जगह लिखा 2, ये हैं रुपए। ये तो 70 पैसे हैं, इसे तो 70 एज इट इज रखा। 2 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 200। 10 से काट लिया 7 बार, 10 से काट लिया 20 बार, आंसर कितना आएगा 7:20, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 10% बढ़ाया जाए तो उसका कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब आपको करना है, यानी कि क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है और आंसर भी परसेंटेज में पूछा है और क्वेश्चन में 2% दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे लग रहा होगा आपको 1% दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2% है, बस हमारे देखने का फर्क है। कैसे, 74 क्वेश्चन है, एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त इस टाइप का होता है, इसमें एक केंद्र होता है, केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं त्रिज्या, और ये भी है त्रिज्या। उसने बोला है एक वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास त्रिज्या को ही बोला जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है।
ये वाली जो साइड है इंक्रीज कर दी जाती है 10% से, तो ये वाली साइड भी ऑटोमेटिक इंक्रीज कर दी जाती है 10% से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये वाली साइड बढ़ाने पे आपकी शेप ऐसी बन जाएगी जो कि वृत्त नहीं रहेगा। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पे सिंगल परसेंट दी जाती है और हमें अपने विवेक के अकॉर्डिंग उसे डबल कर लिया जाता है। 3 शेप मैं आपको बता रहा हूं। एक शेप होती है वृत्त, दूसरी शेप होती है वर्ग, और तीसरी शेप होती है गोला यानी कि स्फीयर। वृत्त भी हो, वर्ग भी हो और गोला भी हो, इसमें एक डायमेंशन दी जाती है। एक डायमेंशन को ही डबल डायमेंशन आपको कर लेना है। अगर वृद्धि दी है तो सेम परसेंट वृद्धि बना ली जाती है, और कमी दी है तो सेम परसेंट कमी बना ली जाती है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। इसका मतलब क्या है? अगर वृद्धि है तो प्लस का साइन लेते हैं और कमी है तो माइनस का लेते हैं। यहाँ पे 10 की वृद्धि है और यहाँ पे भी 10 की वृद्धि है। कैसे करेंगे? 10 मतलब इससे पहले कोई साइन नहीं लिया, वृद्धि हो गई, प्लस 10, यहाँ पे माइनस की जरूरत तो नहीं है। अब जो तीसरा वाला साइन आता है, ये वाला साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई से आता है। प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है? प्लस। क्या आएगा? 10 गुणा 10 बटे 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 और 10 20, और एक कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो वृद्धि हो रही है, नेगेटिव में आता है तो कमी हो रही है। यहाँ पे क्या होगा? वृद्धि आपकी हो जाएगी, यानी कि 21% की। अगर रेडियस को 10% इंक्रीज करते हो आप, तो कितना एरिया में इंक्रीज हो जाएगा? 21% का इंक्रीज हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। एक स्कूल में 60% छात्राएं हैं। यदि कुल छात्राओं की संख्या 690 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी मैं आपको करा के चला हूं इसी सेट में। यानी कि उसने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है जो 690 दे रखी है, वो जो अमाउंट है हमें परसेंटेज में फाइंड करना है और इसके बराबर रखना है। कैसे? इसने बोला है 75 में कि जो स्कूल में छात्राएं हैं वो 60% हैं। यदि कुल छात्राओं की संख्या 690 है, 60% ही छात्राएं हैं और जो कि 690 के बराबर हैं, तो रख दीजिए जो 60% है वो बराबर है 690 के। तो 1% कैसे निकालते हैं? बाद वाली संख्या को पहले वाली संख्या से भाग दे दो, 690 बटे 60। 100% कैसे निकालते हैं? अब 100% निकालना क्यों है? उसने पूछा है कि टोटल विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 60%। अगर वो केवल लड़के पूछता तो 100 में से 60 जाने पे 40% निकालते आप, लेकिन टोटल विद्यार्थी पूछे हैं तो 100% निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं? 1% की वैल्यू में 100 की गुणा कर दो, 690 बटे 60 और गुणा के 100। सॉल्व कर दीजिए। 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से कट गया 50 बार। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 11, यानी कि 1150 टोटल स्टूडेंट उसके कक्षा में अवेलेबल हैं। इस प्रीवियस ईयर पेपर के सारे मैथ के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से आपको बताने की कोशिश की है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। अगर आपको इस पढ़ाने में कोई भी त्रुटि लगी है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आगे आने वाली किसी भी वीडियो को सुधार करके आपके लिए परफेक्ट बना सकूं। बट कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पहले वीडियो में बना चुका हूं मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड उनको भी देखिए, ताकि आपको और टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।